what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in. हाँ तो बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। अब आज हम लोग क्या करेंगे, किसी भी अभिक्रिया के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो इसके सांद्रता पर आधारित होती है। जैसे क्या होता है कि हमारा इसके लिए एक लॉ है, वो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहते हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ये किसके द्वारा दिया गया था, गुल्डबर्ग और वागे। किसके द्वारा दिया गया था, गुल्डबर्ग और वागे ने। तो ये हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया की दर, क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया की दर उसकी जो अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। मतलब क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के, किसी भी अभिक्रिया की दर अभिकारक की मोलर सांद्रता की, अभिकारक की मोलर सांद्रता के समानुपाती होती है। इसका ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लिखें चाहे ना लिखें, वो मतलब बात जब मोलर सांद्रता कहें या ना कहें, अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये क्या हो जाता है, मोलर सांद्रता के समानुपाती होती है। और जो मोलों की संख्या होती है उसको हमेशा घात के रूप में लिखते हैं, किसी पावर के रूप में लिखते हैं। अब जैसे क्या है, किसी अभिक्रिया, मान लीजिए आपकी अभिक्रिया दी गई है, ये अभिक्रिया है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। तो अब इस नियम के हिसाब से हमको इस अभिक्रिया की दर लिखनी है। तो इस नियम क्या कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया की दर अभिकारक की मोलर सांद्रता के समानुपाती होती है। और मोलों की संख्या को क्या लिखते हैं, घातों के रूप में लिखते हैं, जहाँ n बराबर क्या है, मोलों की संख्या, n बराबर क्या है, मोलों की संख्या। अब इस अभिक्रिया की दर लिखना तो कैसे लिखेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर देखो ना क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की मोलर सांद्रता। तो अभिकारक की मोलर सांद्रता मान ले A। अब इसकी n क्या है, घात की n क्या है, मोलों की संख्या। तो A के कितने मोल लिए गए हैं, A के लिए गए A मोल, तो इसकी पावर क्या गई A। अब गुणनफल के बराबर होती है अभिकारकों की सांद्रता के। अब B के लिखना है तो इंटू B के कितने मोल लिए गए हैं B। तो क्या है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर A जहाँ A की मोलों की संख्या है, इंटू B की पावर B जहाँ B क्या है, B के मोलों की संख्या है। या अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है हमारे, कांस्टेंट रेट बराबर के A की पावर A और B की पावर B। रेट बराबर के A की पावर A, B की पावर B। ये हमारा क्या हो गया, इस अभिक्रिया का रेट हो गया। ये अभिक्रिया, किस अभिक्रिया का, ऊपर दी हुई अभिक्रिया का क्या हो गई, हमारा रेट हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग नियम भी क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग नियम, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन क्या कहते हैं, इसी को हम लोग रेट लॉ ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और जो यहाँ पे K है वो क्या हो गया, रेट कांस्टेंट। भाई हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। अब क्या होता है, जो ये मोलों की संख्या A है या B है, अगर इनको हम जोड़ दें तो हमारे क्या आती है, अभिक्रिया की कोटि क्या आ जाती है। आगे वाले लेक्चर में आने वाले बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, लेकिन अभी यही हल्का सा बता दे रहे हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, सांद्रता पदों की घातों का योग। क्या होता है, सांद्रता पदों की घातों का योग हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। लेकिन क्या है, अभिक्रिया की कोटि एक एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल नहीं है। मतलब हम देख के यहाँ बता नहीं सकते कि इस अभिक्रिया की कौन सी कोटि, वो हमारी एक्सपेरिमेंटली लैब में प्रूव की जाती है। इसलिए देख के कभी मत कहना कि इस अभिक्रिया की कोटि ये है। जैसे अभी हम पूछ लें कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो बहुत से बच्चे कह देंगे A+B। नहीं बेटा, जब तक वो रिएक्शन में क्वेश्चन में ये ना कहे कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू A और B दोनों बराबर है। जैसे हम बताते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट द्वारा ये कहा जा रहा है
कि जो अभिकारक की सांद्रता वो ए पर ना निर्भर करके अल्फा पर निर्भर कर रही है, मतलब अल्फा पर निर्भर कर रही है, और बी पर ना निर्भर करके बीटा पर निर्भर कर रही है। मतलब क्या है, अगर हम इसकी पावर एक पर ना निर्भर करके, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये ए पर ना लिख करके ये अल्फा पर निर्भर कर रही है, और बी पर ना निर्भर करके क्या लिख दिया, बीटा पर निर्भर कर रही है। मतलब हमारा देखो रिएक्शन में कुछ कह रहा था कि ए की पावर ए, बी की पावर बी, लेकिन एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि नहीं, ए की पावर ए पर नहीं निर्भर कर रही है, ए की पावर अल्फा पर निर्भर कर रही है, बी की पावर बी पर नहीं निर्भर कर रही है, बी की पावर बीटा पर निर्भर कर रही है। तो जैसे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें दिया गया कि अगर एक्सपेरिमेंटली उसने अलग से वैल्यू दे रखी है तब तो हम लोग वही वाली वैल्यू लिखेंगे, अगर नहीं दे रखी है तो ये अंडरस्टूड होता है कि चलो हाँ अभिक्रिया की दर इसी को लेके हम जोड़ देंगे। तो इसमें बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। आगे हम क्वेश्चन इसके कई सारे सॉल्व कराएंगे कि आप लोगों के प्रैक्टिस में आ जाए। तो अब इस अभिक्रिया की दर क्या होगी या अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये मत बोल देना कि ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंट द्वारा दिया गया है, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। आगे बताएंगे हम पूरा डिटेल में, एक इसका लेक्चर बनाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अभी बस केवल इतना ही ध्यान में तुम रखो कि अभिक्रिया की जो यहाँ पे मोलों की संख्या है तुरंत जोड़ के हमको अभिक्रिया के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताना है, जब तक कि हमको क्वेश्चन में कुछ अलग से ना कहा गया हो। अगर अलग से उन्होंने कह दिया कि एक्सपेरिमेंटली ये है तो हमको यही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, माइन्यूट गलती है, अक्सर हो जाती है लोगों से। अब क्या है, ये हमारा इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हमारा रेट कांस्टेंट क्या है। अब अगर हम लोग क्या करें कि इस रेट बराबर के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। अब अगर हम क्या करें कि हमारा क्या है रेट कांस्टेंट, अगर हम ए की सांद्रता को क्या लें, कौन सी सांद्रता को, मोलर सांद्रता 1 मोल पर लीटर, बी की सांद्रता को भी क्या ले लें 1 मोल पर लीटर। तो क्या ले रहे हैं, यूनिटी ले रहे हैं। जब भी कहीं भी यूनिटी लेने का मतलब आ जाए तो हम लोग क्या स्पेसिफिक कोई चीज निकाल रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं स्पेसिफिक। तो अब क्या हो जाएगी, रेट बड़ा सिंपल सा हो गया। अब ए की पावर अल्फा मतलब 1 और बी की A1 की पावर बीटा मतलब 1। अब क्या हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 की पावर 2 रखोगे बेटा तब भी कितना आएगा, 1 into 1 कितना आएगा 2। 1 की पावर अल्फा रखेंगे तभी 1, चाहे जितनी बार गुणा कर दें 1 into अल्फा बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1। 1 की पावर बीटा रख देंगे, ऐसे ही कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पे तो नहीं कंफ्यूजन है कि ये कैसे 1 की अल्फा रख दिए तो यहाँ पे कैसे 1 आ गया। अरे मेरे बच्चे कैसे, देखो फिर से बताते हैं कैसे। ए की पावर हमको क्या रखना है अल्फा, बी की पावर क्या रखना है बीटा। भाई ए और बी को हम लोग क्या ले रहे हैं, यूनिटी ले रहे हैं, तो 1 की पावर अल्फा 1 की पावर बीटा। अब ये करना क्या कि अल्फा बीटा कैसे गायब हो गया, देखो कुछ भी है। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, ए की वैल्यू कितनी मान लें, मान लीजिए हम अल्फा की जगह कितना मान ले रहे हैं 5 मान लिए, 1 की पावर 5। तो क्या हो जाएगा ए गुणे ए, 5 बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा ना। तो ऐसे ए की पावर हम चाहे जितना मान लें आंसर हमेशा कितना आएगा 1। तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन है, ये के है बेटा, ये के है आर नहीं है, तो के हो गया 1 ही आएगा। तो मतलब अब हमारा रेट क्या आ जाएगा, वो के आ जाएगा। रेट बराबर क्या हो गया हमारा के। अब हम लोग सब हमने क्या मान रखा था, सारा का सारा यूनिटी मान रखा था, सबको हमने 1 मान लिया। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, इस के को, जो ये हमारा के आया है ये क्या होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब क्या हो जाएगा के क्या है स्पेसिफिक रेट या रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, या हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। हम लिख दें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एक अभिक्रिया